सभी लोग ध्यान देंगे। ये जो चल धारामापी और तुम लोगों को बताया जा रहा था बलयुग्म का आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बलयुग्म का आघूर्ण बताया गया था, धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये धारामापी जो देख रहे थे उसका रूपांतरण करेंगे ओमीटर में। तो धारामापी का ओमीटर में रूपांतरण, 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 धारामापी का ओमीटर में रूपांतरण। तो ध्यान देंगे इसमें धारामापी का ओमीटर में रूपांतरण, इसमें मान लेंगे कि माना कि ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल मान लेंगे ये, और यह सेल परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा देता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ये मान लेते हैं R1 ओम का एक रेजिस्टेंस और दूसरा ये मानते हैं कि R2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस परिपथ में धारा देखेंगे, तो परिपथ में जो धारा होगी, परिपथ का पहले कुल प्रतिरोध देखेंगे। तो परिपथ में धारा ध्यान देना, या परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा I इक्वल्स टू होगा E अपान R1 प्लस R2 होगा। ये तो धारा I हो गया, I बराबर E अपान R1 प्लस R2, सप्लाई का टोटल वोल्टेज C और टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। अब इसमें देखेंगे कि एक अमीटर लगा दिया जाए, तो अमीटर का प्रतिरोध तो इसमें मान लेंगे, मान लिया जाए अमीटर का प्रतिरोध RA माना जाए। इसमें मान लेते हैं कि एक यह अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है RA। तो अब परिपथ में धारा का मान अब देखेंगे, अमीटर जोड़ने के बाद परिपथ में धारा, तो ओमीटर जोड़ने के बाद परिपथ में धारा होगी, ओमीटर जोड़ने के बाद, ओमीटर जोड़ने के बाद परिपथ में धारा के बाद परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा I डैश इक्वल टू E, तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ R1 प्लस R2 और प्लस यहाँ लिखेंगे RA। तो देख रहे हैं कि परिपथ में जब प्रतिरोध RA अलग से हम जोड़े हैं, श्रेणीबद्ध किए हैं, तो श्रेणीबद्ध परिपथ में प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो धारा के मान में जो परिवर्तन होगा, धारा के मान में परिवर्तन, धारा के मान में परिवर्तन, तो धारा के मान में जो परिवर्तन होगा, I में से I डैश को घटाएंगे तो इसमें E तो हम कॉमन ले सकते हैं, E कॉमन हो जाएगा दोनों में, लेकिन ब्रैकेट में होगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, और ये माइनस होगा 1 अपान ये R1 प्लस R2 प्लस ये RA होगा। अब इसमें देखेंगे यह धारा के मान में जो परिवर्तन होगा, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में होगा R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में होगा R1 प्लस R2 प्लस ये RA, जो RA अमीटर का रेजिस्टेंस होगा, इससे कैंसिल होगा, ये बचेगा, तो यहाँ लिख लिया जाए R1 प्लस R2 और ये प्लस RA होगा, और माइनस ये होगा R1 माइनस R2, माइनस R2 से माइनस R1 से R1 कट जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि ये I माइनस I डैश इक्वल्स टू होगा, I माइनस I डैश इक्वल्स टू I माइनस I डैश इक्वल्स टू E RA अपान ये हुआ R1 प्लस R2 और इंटू R1 प्लस R2 प्लस RA होगा। इसमें देखो धारा के मान में परिवर्तन बहुत कम कब होगा, यदि RA का मान अति सूक्ष्म हो। तो कम प्रतिरोध वाले अमीटर, परिपथ में बहुत कम प्रतिरोध का एक अमीटर जोड़कर धारामापी को हम अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे अमीटर में जो धारा है
अमीटर जोड़ने के बाद धारा में परिवर्तन होगा यदि अमीटर का प्रतिरोध बहुत नगण्य हो, मतलब बहुत कम प्रतिरोध वाले अमीटर को परिपथ में जोड़कर धारामापी को अमीटर में रूपांतरित तो किया जा सकता है। कहने का मतलब यदि ये आर ये बहुत सूक्ष्म हो, जीरो हो जाए, तो जान रहे हैं कि आई माइनस आई डैश इक्वल टू जीरो होगा, मतलब आई बराबर क्या होगा आई डैश, मतलब न्यूनतम कम से कम प्रतिरोध वाले अमीटर द्वारा हम धारामापी को अमीटर में ला सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें देखेंगे कभी कभी ये धारामापी में शंट लगा दिया जाता है, तो ये शंट क्या है, लैब में भी धारामापी है उसमें शंट लगाया जाता है। शंट का मतलब एक सूक्ष्म, मतलब एक छोटे से तार को अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में, परिपथ में लगे अमीटर में समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध जो होगा तो धारा के मान में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है। उच्च वोल्टेज वाली प्रबल धारा है तो शंट लगा देंगे तो विक्षेप धारामापी में कम आएगा, कम आएगा मतलब उसमें संकेतक जो होता है तेज झटका आता है, धारा जब भेजते हैं तेज झटका आता है, संकेतक को टूटने से बचाने के लिए समांतर क्रम में पतला तार जोड़ दिया जाता है जिसे शंट कहा जाता है। जैसे देखो मान लेते हैं एक गैलोनोमीटर है, मतलब यह है गैलोनोमीटर धारामापी है, गैलोनोमीटर का मतलब धारामापी, जिसका रेजिस्टेंस हम जी मान रहे हैं और इसी रेजिस्टेंस के साथ कैपिटल जी, धारामापी का रेजिस्टेंस कैपिटल जी और इसी के बीच एक और तार समांतर क्रम में यदि जोड़ दिया जाए तो यही तार कहलाता है शंट कहलाता है। और इस शंट के प्रतिरोध को यस से दिखाया जाए और इधर से हम सप्लाई दे रहे हैं धारा आई, मुख्य धारा जब इस संधि पर आएगी तो दो भागों में बटेगी, संधि पर जब आएगी तो मुख्य धारा दो भागों में बटेगी। गैलोनोमीटर में धारा हम मान लेते हैं आई जी बह रही है, तो शंट में कितनी धारा बहेगी, तो टोटल करंट आई में से आई जी को माइनस कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा आई माइनस आई जी। फिर इस तरह से शंट से होते हुए धारा ये आई माइनस आई जी इस संधि से पर अब मिलेंगे तो ये आई जी धारा और फिर ये धारा आई माइनस आई जी, ये दोनों धाराएं मिलकर फिर आई एम्पियर की धारा इस तरह से क्या होती है, चली जाती है, निर्गत हो जाती है। तो देखेंगे इसमें आई माइनस आई जी जो धारा है वो शंट से होकर बह रही है, तो शंट का प्रयोग करने के लिए ध्यान देना, इसमें शंट का प्रयोग तब किया जाता है जब परिपथ में धारा, परिपथ में जो ये धारा मापी होता है उसमें कम धारा, तो कम धारा भेजेंगे तो विक्षेप कम आएगा, इसलिए शंट लगा दिया जाता है कि विक्षेप कम हो, धारा का मान कुछ क्या हो उसमें कम हो जाए। अब देखो इस शंट में तो धारा देख रहे हैं और ये जो जी है धारामापी गैलोनोमीटर उसमें भी धारा देख रहे हैं, ये दोनों किस क्रम में है तो समांतर क्रम में, इसलिए वोल्टेज दोनों में समान होगा। तो जी के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वह आई जी इंटू कैपिटल जी होगा। ये शंट गैलोनोमीटर के सिरों के बीच विभवांतर वी बराबर आई है, जी तो कौन, ये जी रेजिस्टेंस है, आई जी उसमें धारा है, तो धारा गुणे प्रतिरोध विभवांतर होता है। और शंट में जो होगा ध्यान देंगे आई माइनस आई जी का गुणा कर लें किसका, तो यस में, ये शंट के प्रतिरोध में ये हुआ आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई इंटू यस और माइनस ये हो जाएगा आई जी इंटू यस। तो यदि हमें आई जी का मान बताना हो तो इसको इधर लाना पड़ेगा और दोनों में आई जी कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी प्लस एस अपान ये होगा आई इंटू एस। तो आई जी का मान मतलब गैलोनोमीटर में जो विक्षेप आएगा, गैलोनोमीटर में विक्षेप मतलब धारा आई जी इक्वल टू यस अपान यस प्लस जी और इंटू आई। तो ध्यान देंगे यदि शंट का प्रतिरोध हमें मालूम हो और गैलोनोमीटर का यदि प्रतिरोध हमें मालूम हो तो मुख्य धारा का कितना भाग गैलोनोमीटर में बहेगा इस सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे। तो इस तरह से रहा धारामापी का मीटर में रूपांतरण, गैलोनोमीटर में विक्षेप, शंट के साथ विक्षेप दिखाया गया। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में होगा, लगा लेंगे सभी लोग। अब इसके बाद देखेंगे धारामापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण होगा। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण,
धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। थोड़ा विशेष ध्यान देना इसमें देखो, हम मान लेंगे, माना कि विद्युत वाहक बल का कोई सेल है जिसके साथ श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जोड़े गए हैं, एक R1 है और एक है R2। ये R1 R2 इस प्रतिरोध के साथ किस क्रम में जोड़े गए हैं? R1 R2 परिपथ में सेल E के साथ ये समांतर क्रम में है, समांतर में श्रेणी क्रम में। अब इस श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगे हैं R1 R2 के सिरों के बीच समांतर क्रम में वोल्ट मीटर यदि हम जोड़ दें और इस वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को मान लिया जाए RV, तो R2 और RV का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हम R' भी मान सकते हैं या जो कुछ मानना है मान सकते हैं। तो परिपथ में ध्यान देंगे, जो धारा होगी परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I इक्वल्स टू होगा E/R, मतलब ये होगा E/R1 प्लस R2। परिपथ में धारा हो गया ये I इक्वल टू E/R1 प्लस R2, तो R2 के सिरों के बीच विभवांतर होगा, R2 के सिरों के बीच विभवांतर, 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 तो V इक्वल टू होगा I R2 होगा, तो V इक्वल टू I का मान तो देख रहे हैं E/R1 प्लस R2 है और यहाँ इंटू ये R2 होगा। अब देखो वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद, वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद, वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद, वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद R2 के सिरों के बीच, वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद परिपथ में धारा, वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद परिपथ में जो धारा होगी, तो परिपथ में धारा मान लेंगे I' और I' इक्वल टू, ये तो वही रहेगा लेकिन यहाँ R1 प्लस होगा R2'। R2' का मतलब ध्यान देंगे, R2' का मतलब R2 और RV दोनों का तुल्य प्रतिरोध R2' माना गया है, क्योंकि RV वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस और R2 जो पहले प्रतिरोध दिया था वो है। अब वोल्ट मीटर, तो R2 के सिरों के बीच विभवांतर अब देखेंगे। अब R2 के सिरों के बीच विभवांतर, R2 के सिरों के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर, तो विभवांतर V', तो यहाँ I' और इक्वल टू ये R2 होगा। तो R2 तो होगा लेकिन R2' यहाँ होगा, R2' का मतलब RV और R2 दोनों का तुल्य प्रतिरोध है। अब यहाँ बताओ V' इक्वल टू, I' के जगह पर मान तो हम लिख सकते हैं E/R1 प्लस R2' और इंटू ये R2 हुआ। अब देखेंगे वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में जो परिवर्तन होगा, मतलब विभवांतर, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में परिवर्तन मतलब V में से V' घटा देंगे, V' माइनस, जब V माइनस V' करेंगे तो ध्यान देंगे इसमें कॉमन तो होगा, यहाँ I का मान रखा गया, ये तो दोनों में है कॉमन होगा, और R2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, ये R2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये R2 जब कॉमन लेंगे, ये R2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट में ध्यान देंगे 1/R1 प्लस R2 और ये माइनस होगा 1/R1 प्लस R2' होगा। अब इसमें या ये अंतर जो होगा E/R2 और इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 और इंटू R1 प्लस R2',
R1 से R1 प्लस R2 तो कैंसिल होगा इसका एक में, तो R1 प्लस ये हुआ R2 डैश और माइनस इससे, तो इससे तो अब ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस ये R1 और ये प्लस हुआ R2। तो देखो इसमें R1 से R1 कट जाएगा, तो R1 से R1 कटेगा तो ये R2 और ब्रैकेट में हुआ R2 डैश माइनस R2 और ये अपान R1 प्लस R2 और इंटू R1 प्लस R2 डैश। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ये वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में अंतर न्यूनतम कब होगा, तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों में अंतर कब होगा, जब R2 डैश R2 के बराबर हो। मतलब ध्यान देंगे, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में अंतर कम होने के लिए ये R2 डैश का मान R2 के बराबर होना चाहिए। तो जब ये बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, अंतर शून्य हो जाएगा। तो ध्यान दो, R2 डैश माइनस R2 इक्वल टू 0, तो R2 डैश इक्वल्स टू R2 होगा। तो R2 डैश क्या है, या इसकी जगह पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1/R2 डैश और इक्वल्स टू 1/R2 भी लिखा जा सकता है। R2 डैश दो प्रतिरोधों का समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध है। R2 डैश देख रहे हैं, RV और R2 का तुल्य प्रतिरोध माना गया है, और ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन दोनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो 1/R2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/RV और प्लस 1/R2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि R2 और RV का तुल्य प्रतिरोध है R2 डैश, और यह बराबर हुआ 1/R2। तो इसको उधर ले जाएंगे, तो 1/RV इक्वल्स टू हुआ 1/R2 माइनस 1/R2, 1/RV इक्वल टू हुआ 0/1, या RV इक्वल टू लिख सकते हैं 1/0, या RV इक्वल टू इनफाइनाइट अनंत लिख सकते हैं। कहने का मतलब ध्यान दो, परिपथ में अनंत ओम का प्रतिरोध लगाकर ओम मीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। देख रहे हैं RV इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब R2 के साथ जो वोल्ट मीटर लगाया गया है, यदि उसका अपना प्रतिरोध अनंत ओम हो, बहुत ज़्यादा हो, अनंत प्रतिरोध लगाकर हम वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर जो देख रहे हैं धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कर सकते हैं। बहुत अधिक से अधिक प्रतिरोध लगाकर धारामापी को, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। अब इसके बाद ध्यान देना, अगली हेडिंग होगी ये धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण तो बताया गया था। एक दंड चुंबक जो होता है, तो दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण को तो हम बताएंगे ही अभी, लेकिन उसके पहले देखेंगे धारा लूप। धारा लूप जो होता है, एक दंड चुंबक धारा लूप के रूप में कैसे हम दिखाएंगे, इसमें ध्यान देना। इसमें जानते हैं परमाणु मॉडल लिया जाता है, परमाणु मॉडल के आधार पर भी चुंबकीय द्विध्रुव की व्याख्या की जाती है, उसको ध्यान से सुनेंगे। परमाणु मॉडल के आधार पर कैसे चुंबकीय द्विध्रुव की हम व्याख्या करेंगे, तो जानते हैं परमाणु एटम का भीतर से अधिकांश भाग खोखला होता है, और उस खोखले भाग के अति सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, साथ ही स्पिन भी करते हैं, चक्रण भी करते हैं। एक क्लॉकवाइज चक्रण करता है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है।
तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण यदि चुंबकीय जो आघूर्ण आता है अस्तित्व में, उसके कारण एक साउथ और एक नॉर्थ पोल का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होती है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर के रूप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज अवश्य होगा, विपरीत चक्रण वाला होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विपरीत प्रभाव दिखाते हैं। एक नॉर्थ और एक क्या होता है, साउथ पोल का काम करता है। कहने का मतलब एक नन्हा परमाणु है, छोटा सा एटम, ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव किसके कारण है, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण। और ये चुंबकत्व का जब परमाणु मॉडल हम दिखाएंगे तो उसमें स्पष्ट करेंगे कि चुंबक के पास ये गुण जो है चुंबकत्व का इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, चक्रण करते हैं, तो चक्रण का योगदान चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करने में ज़्यादा रहता है। और परिक्रमण भी होता है, परिक्रमण के कारण भी चुंबक का गुण आ जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की जो परिक्रमा करते हैं उसके कारण भी चुंबकत्व का गुण पदार्थों में उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसका योगदान कम होता है। और जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉनों का, चक्रण होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसका योगदान चुंबकत्व उत्पन्न करने में ज़्यादा होता है। अब देखो, एक दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण दिखाएंगे, जैसा कि तुम लोगों को हम बता चुके हैं, धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण दिखाए थे, उसी तरह से एक दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण हम दिखाएंगे। दंड चुंबक चाहे कोई भी पदार्थ हो, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें दार्शनिकों ने कहा था परमाणु एटम कहा था। तो एटम जो होता है, अभी हम बता रहे थे, एटम के अंदर क्या होता है, एक खोखला भाग होता है। खोखले भाग के अति सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, जिसे न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं। और उसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, तो चक्कर लगाने से भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण भी चुंबक का अधिकांश भाग उत्पन्न होता है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा न करें या अपने जो स्पिन जो करते हैं न करें, तो चुंबक का गुण भी उत्पन्न नहीं होगा। नाम सुने होंगे, चुंबक भी कई तरह के होते हैं, जैसे चुंबकीय पदार्थों का नाम सुने होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों का अध्ययन किए होंगे। उसमें देखो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके परमाणुओं में अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब सम विषम की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं या अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम पाई जाती है, तो विषम जब पाई जाएगी तो युग्मित जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को तो निरस्त कर देंगे, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका चक्रण एक ही दिशा में होगा। तो एक दिशा में चक्रण होगा, उसके चुंबकीय आघूर्ण को कोई निरस्त नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें अस्थायी चुंबक का गुण पाया जाता है, और वह कहलाता है अनुचुंबकीय, लेकिन उसकी तीव्रता बहुत कम होती है। प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं में पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। जैसे हाइड्रोजन का नाम सुने होंगे, H2 का, ऑक्सीजन का भी नाम सुने होंगे, नाइट्रोजन का भी नाम सुने होंगे। इसमें सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है। H2 का मतलब H नहीं, H2 में जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब केवल H ले लेंगे, H तत्व लेंगे तो उसमें तो एक ही होगा। तो H2 का मतलब एक अणु है हाइड्रोजन का। O2 का मतलब क्या है, अणु है वो। N2 का मतलब नाइट्रोजन का अणु है। चलो देखो, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण ध्यान देना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण, दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म का आघूर्ण होगा, बलयुग्म का आघूर्ण।
देखो दंड चुंबक तो लैब में रखा गया, देखे भी होंगे। मान लेंगे यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक रखा गया है और दंड चुंबक का एक सिरा जो होगा N और दूसरा होगा S, और इसमें बहुत परमाणु होंगे, असंख्य परमाणु होंगे और सभी परमाणुओं में एक क्या होगा, धनावेशित नाभिक होगा और उस नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, साथ ही स्पिन भी करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज अवश्य होगा। मतलब एक पर ये देख रहे हैं विपरीत दिशा में बल लगेंगे ऐसे। और ये सभी जो छोटे छोटे परमाणु है ये वृत्ताकार धारावाही लूप का निर्माण करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चलेगा तो वृत्ताकार धारावाही लूप ही बनाएगा। एक लूप पर तुम लोगों को बलयुग्म का आघूर्ण हम बताए थे, धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण बताया गया था। धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो धारावाही लूप पर बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा वह होगा टाउ इक्वल टू आई ए। ध्यान देंगे आई ए बी साइन थीटा, ऐसे हम तुम लोगों को बताए थे। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, आई ए मतलब एक के लिए, क्योंकि दंड चुंबक में तो बहुत से धारा लूप हैं। तो यदि दंड चुंबक में n धारा लूप, यदि दंड चुंबक में n धारा लूप हो तो n धारा लूप का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वही धारा लूप बनाएंगे। यदि दंड चुंबक में n धारा लूप हो तो दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण, दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण, दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण, दंड चुंबक का पर बलयुग्म का आघूर्ण जो होगा टाउ बराबर हो जाएगा n आई ए बी साइन थीटा, या टाउ इक्वल टू होता है m बी साइन थीटा, जहाँ m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जहाँ m इक्वल टू, ध्यान देंगे जहाँ कैपिटल m इक्वल टू n आई ए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण। अब इसके बाद देखेंगे अगली हेडिंग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, को घुमाने में किया गया कार्य, और इसके लिए ध्यान देंगे माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के चिन्हों से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा, और इसमें एक दंड चुंबक को घुमाया जा रहा है। दंड चुंबक है ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, थीटा कोण पर इसको घुमाया गया, एंगल है थीटा, ध्यान देना। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण बताया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण, दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण, दंड चुंबक पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ,
और टाउ तो इक्वल टू हम बताए थे एम बी साइन थीटा। अब ध्यान देंगे चुंबक को, दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में अति सूक्ष्म कोण, दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य जो होगा वो होगा अति सूक्ष्म ही होगा डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ बलयुग्म का आघूर्ण और इंटू डी थीटा। ध्यान देंगे बलयुग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन जो सूक्ष्म कोण है डी थीटा, टाउ का मान रखेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, चुंबकीय द्विध्रुव को, चाहे दंड चुंबक को थीटा 1 से थीटा 2 कोण, थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य, और ये किया गया जो कुल कार्य होगा वो W होगा, और W इक्वल टू इंटीग्रल की लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। इसमें देखो एम बी जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है एम, और बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, उसको इंटीग्रल के बाहर हम लेंगे तो W इक्वल्स टू होगा एम बी और इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रल होता है W इक्वल टू होगा, अपर में से लोअर को घटाएंगे तो ध्यान देंगे माइनस से होगा एम बी कॉस थीटा, इंटीग्रल की लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट होगी थीटा 2। इसमें ध्यान देंगे कार्य W इक्वल टू हुआ माइनस एम बी, और यहाँ कास थीटा 2 में से माइनस करेंगे कास थीटा 1 को, लेकिन उसके पहले चिन्ह माइनस इसलिए अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कार्य W इक्वल टू हुआ एम बी ब्रैकेट में कास थीटा 1 और माइनस ये हुआ कास थीटा 2 हुआ कार्य W इक्वल टू। ध्यान देंगे इसमें, ध्यान देंगे ये जो चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू एम बी इन ब्रैकेट कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। यदि देखो इसमें कास थीटा 1 को हम क्या करें, 0 कर दें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और थीटा इक्वल थीटा 2 को थीटा कोण मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। यदि चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा एंगल घुमा दिया जाए तब कार्य कितना होगा, ध्यान देंगे यदि थीटा 1 इक्वल टू 0, यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री तथा थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तब W इक्वल टू होगा, यहाँ देखो एम बी तो होगा, और ये कास जो देख रहा है 0 डिग्री का मान, कास 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ कास थीटा लिख लिया जाए तो ये कार्य W इक्वल टू हुआ एम बी ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा हुआ, ये हुआ कार्य W इक्वल टू। अब देखो यदि थीटा बराबर हम 0 डिग्री करें, इसमें ध्यान देना, यदि थीटा इक्वल टू 0 कर देंगे तो द्विध्रुव जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, तो थीटा 0 करेंगे तो कास 0 तो 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तब W भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को यदि क्षेत्र की दिशा में रख दें तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसमें ध्यान दो, यदि थीटा इक्वल टू 0 तब W इक्वल टू हुआ, ये भी 0 हुआ। कैसे 0 हुआ, तो कास 0 का मान 1 और 1 माइनस 1 तो 0, तो कार्य W भी 0 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय द्विध्रुव को मतलब दंड चुंबक को रख दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। और यदि 90 डिग्री कर दिया जाए, यदि 90 डिग्री कर दें तो ध्यान दें cos 90 जीरो होगा, तब कार्य करना पड़ेगा एम बी। बोलो। और यदि मान लो 180 अंश पर रख दें तो माइनस एम बी। cos 180 अंश का मान कितना होगा? -1 तो 2 एम बी कार्य करना होगा। जैसे cos 180 डिग्री तो cos 180 डिग्री का मान होता है -1, पहले खुद माइनस है +1 और 1 + 1 तो 2 हो जाएगा 2 एम बी। मतलब 90 अंश में जितना करना पड़ा है और 90 अंश घुमाएंगे तब 180 होगा तो 2 एम बी करना पड़ेगा। और यदि फिर 90 अंश घुमा दें तो कितना करना पड़ेगा? तो यहाँ ध्यान दो cos यहाँ 270 का मान देखना पड़ेगा। cos 270 जितना होगा उतना करना पड़ेगा। इस तरह से हमें कार्य करना पड़ता है। अब इसके बाद देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ध्यान देना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। अब देखेंगे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के पहले हम बताए थे तुम लोगों को पिछले लेसन में, इलेक्ट्रिक वाले लेसन बताए थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया था। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यू बराबर बताया गया था -P cos थीटा बताया गया था। -P cos थीटा, तो यहाँ -EMB cos थीटा आना चाहिए, -EMB cos थीटा। तो देखो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तो अभी हम बताए हैं। ध्यान देना यहाँ चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो चुंबकीय स्थितिज जो ऊर्जा होगी, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा मतलब W = का MB बताया गया है, MB cos θ1 माइनस ये cos θ1 माइनस cos θ2 तुम लोगों को बताया गया है। अब इसमें देखो θ1 = ध्यान देंगे, यदि θ1 = 90 डिग्री तो कार्य होगा, तथा θ2 = 0 तथा θ2 = θ डिग्री, तब W = होगा ये θ2 जब क्या करें θ डिग्री कर लें और ये 90 डिग्री तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, ये हुआ -EMB, ये cos θ होगा। यही कार्य ध्यान देंगे, यही कार्य दंड चुंबक, यही कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा यू है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा यू है। अतः यू = -EMB cos थीटा, -EMB cos थीटा। देखो तो कितने मिनट हुआ। बंद कर दो।